अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। बहुत से लोग जो है ना मुझे अभी भी टीआरसी के वाले से पूछ रहे हैं कि फ़र्स्ट एप्लीकेशन मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर वो टीआरसी अप्लाई करें तो क्या उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरा सवाल होता है वो इनका यही होता है कि आजकल मौजूदा टाइम में 2023 में टीआरसी पे टोटल कितना ख़र्चा आता है। तो दोस्तों, शुरू से लेके आज तक की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा। पहले आपको शुरू में बता देता हूँ पहले कैसे होता था। पहले ऐसे होता था कि टीआरसी के लिए आप कोई भी रेंटल एग्रीमेंट, बेशक उस घर में आप नहीं भी रह रहे हो, उस घर का रेंटल एग्रीमेंट लगता था खाली, और इंश्योरेंस वगैरह लगती थी, गवर्नमेंट की फ़ीस और एप्लीकेशन, और आपकी टीआरसी अप्रूव हो जाती थी। पहले ये ऐसे काम होता था, आज से 2 साल 1.5 साल पहले। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं कि आप सोच नहीं सकते। और रोज़ाना दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है मज़ीद तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। मैं फ़िलहाल अब मौजूदा टाइम के हवाले से बात करूँगा। जो पहला मुझसे सवाल किया जाता है लोगों का वो यही कि टीआरसी फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेशन अगर वो अप्लाई करें, फ़र्स्ट टाइम अगर वो एप्लीकेशन अप्लाई करें तो क्या उनको टीआरसी मिलेगी, क्या अप्रूव होगी, या दूसरे सिटीज़ की ही बात कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे सिटीज़ के हवाले से। तो दूसरे सिटीज़ में भी 50-50 आजकल, कोई कंफर्म नहीं है कि आप उस सिटी में जाओ तो आपको मिलेगी। रही बात इस्तांबुल की, तो यहाँ भी 50-50 है कि मिलेगी या नहीं। ओवरऑल अगर हम बात करें ग्राउंड सिचुएशन की, यहाँ पे मौजूदगी की, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको टीआरसी मिले। ज़्यादातर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो मर्ज़ी आप कर लो, जितना मर्ज़ी जोर लगा लो, सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट के हवाले से, जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इस टाइम कॉस्ट कितनी आती है। पहले डॉक्यूमेंट्स बन जाते थे बड़े इजीली, लेकिन अब मौजूदा टाइम में डॉक्यूमेंट बनते नहीं है। इवन आपको उस घर में रहना ज़रूरी है जिस घर के लिए आप टीआरसी अप्लाई करो। और इस्तांबुल में बहुत सारे एरियाज़ ऑलरेडी बैन हैं, तो आपको उन्हीं एरियाज़ में जाके प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी होती है जो ओपन है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट आती है ना टीआरसी के हवाले से, वो गवर्नमेंट की ही लगा लो। अब गवर्नमेंट के चार्जेस जो है ना वो 3,000 रुपये के करीब हैं, 3,000 लीरा। ठीक है, 3,000 लीरा गवर्नमेंट के चार्जेस लगा लो। फिर इंश्योरेंस जो है वो एज वाइज होती है, तो इंश्योरेंस भी जो है ना नॉर्मली तो वो टीआरसी के लिए ही काउंट होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारा हॉस्पिटल में चेकअप होगा, उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस अलग से करवानी पड़ती है। तो टीआरसी की भी इंश्योरेंस जो है ना आप अंदाज़ा लगा लो 2 से 3,000 या 4,000, डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी आपने ली है कंपनी के ऊपर। लेकिन ज़्यादातर जो है ना कंपनी से मैटर नहीं करती, आप कोई भी इंश्योरेंस यूज़ कर सकते हो टीआरसी के लिए। तो 3,000 कंपनी के जो है टीआरसी के इंश्योरेंस के लगा लो, और 3,000 आप गवर्नमेंट के चार्जेस लगा लो, 6,000 लीरा ये खाली कॉस्ट चली जाती है। उसके बाद आपको जो घर का रेंटल एग्रीमेंट होता है वो चाहिए होता है। रेंटल एग्रीमेंट पहले बन जाता था, मिल मुल भी जाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि आपको एक ओनर के साथ नोटरी के ऑफिस जाना होता है, कंप्यूटराइज्ड ऑफिस नोटरी के। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड रेंटल एग्रीमेंट लगता है, जो कि डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पे। वो भी मैं आपको फ़िक्स नहीं बता सकता। अगर आपका किराया जितना है उसके हिसाब से वो आपको कॉस्ट बताएंगे कि इसकी कॉस्ट इतनी आएगी रेंटल एग्रीमेंट की। तो गवर्नमेंट के चार्जेस वहाँ पे भी जो है ना नोटरी के ऑफिस में रेंटल एग्रीमेंट बनाने के, कंप्यूटराइज के, वो भी 3 से 4,000 या 4 से 6,000 लीरा के दरमियान आपकी कॉस्ट चली जाएगी। उसके बाद खाली बात यही नहीं ख़त्म होती। अगर आप ज़ाहिरी बात है फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको तुर्किश नहीं आती, इसका मतलब जब तुर्किश नहीं आती तो आपको जब रेंटल एग्रीमेंट पे आप साइन वगैरह करोगे उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर मंगवाना पड़ेगा। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश स्पीकर मंगवा लो या उर्दू भी, जो आप उनको बोलोगे नोटिफिकेशन वालों को, वो आपको वो वाली ज़ुबान का बोलने वाला ट्रांसलेटर मंगवा देंगे। और ट्रांसलेटर के भी जो चार्जेस हैं वो लैदा हैं। मिसाल के तौर पे 1,000 लीरा तो कहीं नहीं गया। ट्रांसलेटर ने आके सिर्फ 10-15 मिनट की आपके साथ ट्रांसलेशन करानी है और साइन करवाने हैं, और उसके भी आपने 1,000-2,000 लीरा मैक्सिमम चार्जेस हैं। इससे ऊपर वो डिपेंड करता है कि जब आप आए कि टाइम आए क्या रेट हो, कुछ नहीं पता। लेकिन इस टाइम 1,000 लीरा आपका वो भी खर्चा चला जाएगा, और फिर 3,000 या 4,000 या 6,000, और फिर ये ट्रांसलेटर का 1,000, ये डाल डुल के आपका खाली नोटरी का ख़र्चा है। ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट के लिए। तो ओवरऑल टोटल अगर आप कॉस्ट देखो तो अभी तक 6,000 वो और 6 ये कर लो तो 12,000 लीरा ये बन जाती है। फिर जो अगली सबसे बड़ी कॉस्ट है ना वो यही है दोस्तों कि जिस घर में आप में रहना है ना रेंट के लिए, उसका भी आपने एक किराया नहीं देना होता। सम टाइम में 3 किराए देने पड़ते हैं, कहीं कहीं 4 भी, डिपेंड करता है। आजकल जो है ना लोग एक कमीशन लेते हैं, एक डिपॉजिट लेते हैं, उसके अलावा 12% जो है ना बास टाइम 12% कमीशन ले रहे हैं, बास टाइम सेम किराए की कमीशन ले रहे हैं। डिपेंड करता है, वो आपके नसीब हैं कि आप किस तरह का घर ढूंढते हो। ओनर से डायरेक्ट ढूंढ भी पाते हो या नहीं, या किसी प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए मिलता है। मतलब ख़र्चे पे ख़र्चा है। यानी कि अगर आप देखो एक घर रेंट आउट करने के लिए आपको अगर फ़र्ज़ करो उसका किराया 4,000 ली रहा है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन इतने में आजकल मिलना नहीं, क्योंकि किराए जो है ना यहाँ से यहाँ जा चुके हैं।
मतलब अगर नॉर्मली एरियाज़ में भी किराए की बात की जाए तो 6,000 लिरा कहीं नहीं गया, और 6 में भी इस टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। यानी कि इजीली अगर आपको मिला ना रेंट पे फ्लैट इस टाइम, तो 10 से 8 से 12,000 के दरमियान आपको फ्लैट मिलेगा इजीली। 2+1 3+ जो भी है, इजीली इतना रेंटेड हैं इस टाइम। तो आपने अगर 3 किस्सें भी अगर फॉर एग्जांपल दी तो 10 20 30,000 लिरा ये और 12-13,000 लिरा वो लगा लो, तो 40,000 लिरा के करीब आपने खाली रेंट टीआरसी के लिए आप पे करना है एक किस्म का। तो ये टोटल कॉस्ट बनेगी, ठीक है। खाली ये नहीं है कि लोग सोचते हैं कि जी हमने टीआरसी की गवर्नमेंट की फ़ीस देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी के ख़र्चे भी आपने काउंट करने हैं, और फिर रहना भी है, खाना पीना भी करना है, वो ख़र्चे और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मतलब टोटल एवरेज आप लगा लो कि अब टीआरसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इतने पैसे लगा के टीआरसी के ऊपर खाली टीआरसी लेने के लिए मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हो क्यों कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। 50% है, या तो देंगे या रिजेक्ट। उसके बाद जो भी आप खाओ पियोगे, यहाँ पे रहोगे, महंगाई तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगाई के बावजूद आपका खाने पीने का ख़र्चा भी बहुत आएगा, बिल भी बहुत आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ये वो सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा है। इतनी महंगाई के साथ आप खाली टीआरसी लो, और फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करो साल की अप्लाई करो, अगर अप्रूव हो भी जाए तो उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो आपको 1 साल की दें। कोई गारंटी नहीं, हो सकता है 6 महीने की दे। ज़्यादातर पीछे 6 महीने की भी इशू करते रहे, अभी भी शायद बीच में 6 महीने की इशू कर रहे हैं ना। कोई कंफर्म नहीं है। ये नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं टीआरसी बंद हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंद नहीं है, बंद होने वाला ही हिसाब है किस्म का। लेकिन जो है ना सबसे बड़ा जो इशू आता है ना टीआरसी में, वो यही है कि आजकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा, इतनी कॉस्ट के साथ भी अगर आपको ना मिली, ये सारा पैसा और टाइम आपका ज़ाया हो जाना, तो उससे बेहतर है आप ना ट्राई करें। अभी कुछ कह नहीं सकते मौजूदा हाल क्या बदलेगा, क्या होगा क्या नहीं। जो बहुत से लोग सोच रहे 2023 के फ़ौरन बाद जो है टीआरसी बड़ी इजी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं आपके सामने है। इवन अगस्त का महीना चाह रहा है, तो कोई चक्कर नहीं है। मज़ीद दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किलात करते जा रहे हैं टीआरसी में। बाकी अगर कोई आसानी हुई या रूल चेंज करते हैं टीआरसी से रिलेटेड, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, लगता नहीं है कि करने वाले हैं आगे इन फ्यूचर, फ़िलहाल मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। फर्स्ट टीआरसी रिन्यूअल एज इट ईजी है, रिन्यूअल के लिए कोई इशू नहीं है। अगर किसी को रिन्यूअल में मसला आता है वो रब्ता कर सकता है, उसकी मैं जितनी हो सकता है कोशिश करूँगा कि हेल्प हो जाए। तो ये फ़र्स्ट एप्लीकेशन के हवाले से मैंने आपको कॉस्ट बताई है कि इतनी कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए फ़िलहाल तुर्की के बारे में आप सोचिएगा। इतना ख़र्चा आपका आना है, पहले इतना ख़र्चा नहीं आता था। बड़ा आसान है इधर पे आना, मूव होना पहले बहुत आसान था। सेट होना, सर्वाइव करना वो एक अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर वो एक अलग है यहाँ पे। इसके अलावा अगर अभी भी आपको लगता है टीआरसी के हवाले से कोई चीज़ मैं मिस्टेक कर गया हूँ या कोई चीज़ रह गई है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।